हाँ जी, नमस्कार, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। चलिए, आज हम चलते हैं जैन सूत्रों की प्राकृत विषय पर। हमें चर्चा करनी है कि जैन सूत्रों की प्राकृत कैसी होती है, किस प्रकार के उनमें प्राकृत की भाषाओं का व्याकरण का विन्यास है। इस विषय पर हमें आप परिचर्चा करनी है आपसे। अभी तक हमने प्राकृत में सौरसेनी प्राकृत और अर्धमागधी प्राकृत को हमने समझा था। अब हम जानेंगे कि इनमें किस प्रकार की प्राकृत सूत्रों में है, वो हम चर्चा कर रहे हैं। यद्यपि हम देखते हैं कि जैन आगम की भाषा को अर्धमागधी कहा गया है, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी का जो उपदेश है, उनके उपदेश की भाषा थी वो अर्धमागधी थी। हम एक पढ़ते भी हैं कि मागध भाषा बोले भगवान सब समझ में आवे, मूर्ख मिथ्यात्वी प्राणी को जो है वह भी उसको समझ लेता था कि मूर्ख मिथ्यात्वी प्राणी पड़ा पड़ा पछतावे। तो अर्धमागधी भाषा जो है ये जैन आगम की भाषा है, और उनके उपदेश जो हुआ करते थे भगवान महावीर स्वामी के, वो उपदेश प्राकृत में अर्धमागधी प्राकृत में होते हैं। और उस प्राचीन अर्धमागधी का क्या स्वरूप था, इस संबंध में कोई निश्चित जानकारी आज उपलब्ध नहीं है। पर श्वेतांबर आगम ग्रंथों में आज जो अर्धमागधी का स्वरूप उपलब्ध है, उसका गठन देवऋद्धि गणी क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में संपन्न बलभी नगर में एक मुनि सम्मेलन में हुआ है। और ये सम्मेलन बी निर्माण संवत 980 में हुआ था। 980 बी निर्माण संवत 980, अभी 2549 चल रहा है। तो ये मान के चलिएगा कि 2549 माइनस 980, 1569 वर्ष पहले ये सम्मेलन हुआ था। और इस सम्मेलन में अर्धमागधी के विषय में चर्चा हुई। तो इस सम्मेलन, मुनि सम्मेलन में ने आगम ग्रंथों को सुसंपादित किया, व्यवस्थित किया, और भाषा और विषय दोनों ही क्षेत्रों में पुरानी बातें, नई बातें, इन सबको जोड़ करके क्षेत्रों में कार्य किया। और हम अगर देखते हैं, यही कारण है कि पद्य भाग की भाषा पद्य भाग की भाषा गद्य भाग की भाषा की अपेक्षा अधिक प्राचीन है आज से। अर्थात जो अर्धमागधी साहित्य में गद्य भाग है, पद्य भाग की भाषा गद्य भाग की भाषा की अपेक्षा, इसमें पद्य जो है, इसको हम गाथा कहते हैं, वो भाषा प्राचीन है, इसकी गद्य की अपेक्षा बहुत प्राचीन है। ऐसा इसमें उस सम्मेलन में ये तय हुआ। अब इसके बाद में, जैसे कि अभी हमने आपको बताया था कि आचारांग, सूत्रकृतांग, उत्तराध्ययन सूत्र की भाषा में पर्याप्त प्राचीन तत्व उपलब्ध है। आचारांग की भाषा में अर्धमागधी भाषा के लक्षण घटित होते हैं। सूत्रकृतांग में भी यह अर्धमागधी भाषा है, एवं उत्तराध्ययन की भाषा भी पर्याप्त प्राचीन तत्व है। और अर्धमागधी के प्राचीन रूप का आगम आभास जो उड़ीसा प्रदेशवर्ती अशोक के उड़ीसा प्रदेशवर्ती कालसी, जोगढ़ एवं धौली नामक स्थानों पर उत्कीर्ण
14 प्रशस्तियों में मिलता है, जो उड़ीसा प्रांत में है, कालसी, जोगढ़ और धौली धौली यहाँ पर इन स्थानों पर 14 प्रशस्तियां हैं, 14 प्रशस्तियां। और इनमें से हम अगर देखते हैं, इनमें विशेषता ये रही कि इनने रा के स्थान पर फा और ला, इन 3 ला प्रयोग किया। तीनों ऊष्म वर्ण रा, सा और सा के स्थान पर केवल एक सा तथा अकारांत संज्ञाओं के कर्ता कारक एक वचन में ए विभक्ति का चिन्ह प्राप्त होता है। अतः मागधी के 3 प्रमुख लक्षणों में से 2 लक्षण ही प्रचुर रूप में पाए जाते हैं। प्राकृत में आपने देखा 2 प्रकार के सा नहीं मिलते हैं, एक ही प्रकार का सा मिलता है, जो जिसको आप सड़क वाला सा बोलते हो। ये अकेला सा प्राप्त होता है। इसमें षटकोण वाला और शलजम वाला सा या शक्कर वाला सा नहीं मिलता। आप लोगों के लिए बता रहा हूं, ऐसा इस भाषा का प्रयोग कर रहा हूं। अब इसके बाद हम अगर देखें कि अगर इसमें ये 3 प्रमुख लक्षण बताए गए इस भाषा में, और तीसरा जो तालब शकार की प्रवृत्ति वाला लक्षण घटित नहीं होता, तालब की जो प्रवृत्ति है वो घटित नहीं होती। और इसमें उक्त तीनों स्थानों को प्राकृत को स्थान की प्राकृत को अर्धमागधी प्राकृत का प्राचीन रूप माना जा सकता है। सौरसेनी प्राकृत जिसके बीच पाली में और प्राचीन रूप अशोक की गिरनार प्रशस्तियों में पाए जाते हैं, जिसके बीज सौरसेनी प्राकृत को अगर देखना है तो जिसके बीज पाली में और प्राचीन रूप अशोक की गिरनार प्रशस्तियों में मिलता है। दिगंबर आगमों की आगे चल करके यही भाषा बनी। वीर निर्माण संवत 683 के लगभग, जब अंग का ज्ञान लुप्त होने लगा था, तो खंडशाह ज्ञान के आधार पर कर्म प्रावृत षटखंडागम, जो भी हमने पिछली कक्षाओं में षटखंडागम के 6 खंडों की विषय वस्तु को जाना था, वो षटखंडागम एवं कसाय पाहुड़ जैसे गंभीर सैद्धांतिक तथ्यों को, ग्रंथों का जो प्रणयन हुआ था तथ्यों को लेकर के, उनका यह यहाँ ध्यान में रहे कि उपलब्ध अर्धमागधी भाषा की अपेक्षा उपलब्ध सौरसेनी भाषा प्राचीन है। जो वर्तमान में हमें अर्धमागधी मिल रही, उससे प्राचीन सौरसेनी भाषा प्राचीन मानी जाती है। कालगणना के अनुसार अगर हम देखें तो सौरसेनी अर्धमागधी भाषा की अपेक्षा 300 वर्ष प्राचीन है, 300 वर्ष। और आर्ष प्राकृत में अर्धमागधी और सौरसेनी दोनों जो भाषाएं हैं, भाषाओं का विश्लेषण करना आवश्यक होता है। साधारणतः हम देखें अर्धमागधी शब्द की व्युत्पत्ति के विषय में अगर हम चर्चा करते हैं तो एक आता है अर्धमागध्या, ये आया अर्थात जिसका अर्धांश मागधी का हो, जिसका आधा अंश मागधी भाषा का हो। इस व्युत्पत्ति का समर्थन ईसवी सन 7वीं शताब्दी के विद्वान जिनदास गणी महात्तर के निशीत चूर्णी नामक ग्रंथ में उल्लेखित है। वो व्याख्या करते हैं और उनका मानना है कि पूरा यणदमाग भाषा नियम हवाई सुत्तम द्वारा होता है। ये कहते हैं अर्धमागधी शब्द की व्याख्या करते, अर्धमगध शब्द की व्याख्या कहा मगधस्थ विषय भाषा निबद्धम अर्धमागई, अर्थात मगध के अर्ध प्रदेश की भाषा में निबद्ध होने से प्राचीन सूत्र ग्रंथ अर्धमगध कहलाते हैं। और अर्धमागधी में 18 देशी भाषा नियम व अद्दमागहम, अर्थात अन्यत्र भी इसे
सर्वभाषामयी कहा गया है। अर्धमागधी की मूल उत्पत्ति स्थान पश्चिम मगध और सूरसेन मथुरा का मध्यवर्ती प्रदेश अयोध्या है। मतलब जो मध्यवर्ती प्रदेश अयोध्या है, वह अयोध्या मुख्य रूप से ये सर्वभाषामयी बताया गया है और उस तीर्थंकरों के उपदेश की भाषा अर्धमागधी ही मानी गई है। आदि तीर्थंकर भगवान वृषभदेव अयोध्या के निवासी थे और अतः अयोध्या में इस भाषा की उत्पत्ति मानी जा सकती है, क्योंकि आदि पुराण में भी लिखा है, नाना भाषात्मिका द्वि भाषा ये कात्मिकापि प्रथमयंत मयत्नेन हृद्ध्वान्तम नुदन्ति नृणाम, ये कहा गया। और बागभट्ट स्वयं काव्य अनुशासन में लिखते हैं कि सर्वार्धमागधिम सर्वभाषासु परिणामिनी सर्वेषां सर्वतोवार्च सर्वज्ञ प्रणिदधमहे। ये बात बागभट्ट काव्य अनुशासन में स्वयं लिखते हैं कि ये सर्वमागधी भाषा है, सभी भाषाओं में परिणमन करने वाली भाषा है और सर्वेषां सर्वतोवाच, जिसको सब लोग बोला करते थे, ऐसी सर्वज्ञ की भाषा का प्रणिधान हुआ है, सर्वज्ञ ने प्रणिधान किया। इस भाषा की उत्पत्ति अयोध्या में मानी जा सकती है। प्रदेश की दृष्टि से अधिकांश विचारक इसे काशी कौशल प्रदेश की भाषा भी मानते हैं। कई लोग कहते हैं कि अर्धमागधी भाषा काशी और कौशल प्रांतों में, प्रदेशों में भी बोली जाती थी। और एक विचार यह भी प्रचलित है इस विषय में कि भगवान महावीर अर्धमागधी में उपदेश देते थे। उनका जन्म वैशाली में हुआ था। उनके विहार और प्रचार का मुख्य क्षेत्र पूर्व में राड भूमि से लेकर पश्चिम में मगध की सीमा तक, उत्तर में वैशाली से लेकर दक्षिण में राजगृह और मगध के दक्षिणी किनारे तक था। अतः अर्धमागधी इसी क्षेत्र की भाषा रही होगी, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी का उपदेश कौन सी भाषा में हुआ था, बताएगा कोई? भगवान महावीर स्वामी का उपदेश किस भाषा में हुआ था? अनुभूति? शायद सौरसेनी शायद। अर्धमागधी किसमें हुआ था बबीता जी? सर पर ये बोलते हैं ना कि उनका कोई भाषा में नहीं होता, तो ये ऐसा मान सकते हैं कि जो समझने वाले लोग थे वो अर्धमागधी जानते थे? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि मागधी भाषा है, क्योंकि मागध जाति के जो देव होते हैं, ये हम आगम की दृष्टि से बात करेंगे, उसको सैद्धांतिक दृष्टि से, वो सैद्धांतिक दृष्टि अलग है, ये भाषात्मक दृष्टि अलग है, ठीक है ना। तो वहां मागध जाति के देव उस भाषा को, क्योंकि उनकी तो ओंकारमय ध्वनि होती है, निरक्षरमय महिमा अनूप, पढ़ते हैं अपन, निरक्षरमय महिमा अनूप, कहीं आया है ये? 10 अष्ट महाभाषा समेत लघु भाषा 7 शतक सुचेत सोई शाद वादमय सप्त भंग गणधर गुथे बारह सुअंग रवि शशि न हरे सो तमो हराय सो शास्त्र नमो बहु प्रीति ल्याय। ऐसा कहीं पढ़ा है? पढ़ते हैं? कहाँ पढ़ते हैं आप लोग? पूजन में, पूजन की जयमाला, प्रथम देव अरिहंत वाली जो पूजन है, प्रथम देव शास्त्र पूजन, उसकी जयमाला है ये, ठीक है ना। उसकी जयमाल में, यशोगान में ये गाई गई है गुरु की शास्त्र की महिमा। तो भगवान महावीर स्वामी की जो दिव्यदेशना कीर्ति थी, वह ओंकारमयी तो थी, लेकिन मागध जाति के देव उसे मागधी भाषा में परिवर्तित करते थे, ऐसा सैद्धांतिक उल्लेख मिलता है। अब हम यहाँ भाषागत दृष्टि से बात कर रहे हैं, वैचारिक विचार कर रहे हैं, तो हमारे लिए यहाँ ये सोचना है कि
इनका क्षेत्र कौन सा था? अगर हमें कहीं से कालखंड की सिद्धि के लिए बात की जाए तो आप भाषा के कालखंड को कैसे आप विभाजित कर पाएंगे, कब की भाषा रही? अब हम देखते हैं कि राजगृह और मगध के दक्षिणी किनारे तक इनका एक क्षेत्र था, अतः अर्धमागधीसी क्षेत्र की भाषा रही होगी। अब इन क्षेत्रों में बोली जाने वाली अन्य बोलियों का प्रभाव भी अवश्य पड़ा होगा, क्योंकि 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर वाणी। 4 कोस पर आप अगर जाएंगे, मान के चलो एक ही एरिया में बोर किए जाए या पानी पिया जाए अलग अलग स्थानों का, तो वहां पर पानी का स्वाद बदल जाता है। बदलता है कि नहीं बदलता पानी का स्वाद? चलो आप अपने नगर में ही देख लीजिए, अलग अलग कॉलोनीज हैं, तो कहीं का खारा पानी है तो कहीं का मीठा पानी है, कहीं का कसायला पानी है, तो ये स्वाद बदला कि नहीं बदला? जैसे गुना, अशोकनगर तरफ का पानी कैसा होता है? अशोकनगर मीठा। गुना वाले बताएं। क्यों, पानी कैसा होता है वहां का पीने वाला? सर टेस्ट नहीं पता पर अच्छा लगता है। और अच्छा लगता है। लेकिन आपने देखा होगा आप लोगों ने कि पानी का स्वाद बदलता है कि नहीं? आपने अलग अलग मोहल्लों में अलग अलग कॉलोनीज में बदल जाता है। का 4 कोस पर पानी बदले हाँ 8 कोस पर बाणी, तो 8 कोस के अंतराल पर आप पानी बाणी बदल जाती है। जैसे आप बुंदेलखंड के क्षेत्र में आएंगे तो यहाँ की बाणी, यहाँ की बोली का प्रभाव अलग दिखेगा। यद्यपि प्राकृत का ही रूप है ये जो अपभ्रंश हुआ ना, अपभ्रंश का होते होते बुंदेली हो गया ये वहां से प्राकृत से ही निकला हुआ है। ये बुंदेली बुंदेली जो भाषा है, ये प्राकृत अपभ्रंश आदि भाषा से ही निश्रित है। जनभाषा जो है, इसका इतिहास पढ़ना आप लोग कभी, तो उसमें आपको अपभ्रंश में ही मिलेगा। ठीक है। लखनादौन का पानी कैसा है भाई? और लखनादौन की बोली कैसी है? और आपके यहाँ की बोली कैसी है? जैसे गुना, सुखनगर तरफ ले जाएंगे, गा पे एक ही मात्रा लगा देते हैं, करेंगे, लगाते कि नहीं लगाते? हाँ सर। लेकिन हमारे यहाँ करेंगे सीधा बोल दिया जाएगा। तो ये जो डिफरेंस है, तो वहां की बोली का प्रभाव अवश्य पड़ता है भाषा पर, क्योंकि निश्चित है कि स्वाभाविक है जहाँ के हम लोग रहेंगे उस पर भाषा का प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। अतः इसमें हम देखें कि आर्य भाषा के अतिरिक्त इस क्षेत्र में एक मुंडा भाषा भी प्रचलित थी, और मुंडा का प्रभाव भी अर्धमागधी पर अवश्य पड़ा है। अर्धमागधी में संस्कृत के स्वार्थिक का प्रत्यय के स्थान पर हा प्रत्यय भी पाया जाता है, और यह हा प्रत्यय मुंडा भाषा से ही गृहीत है। तथ्य यह है कि प्राचीन भारत में मुंडा भाषा बोलने वाले पश्चिमी बंगाल और बिहार के पहाड़ी प्रदेशों में निवास नहीं करते थे, बल्कि वे संपूर्ण भारत में फैले हुए थे। अतः अर्धमागधी पर मुंडा तथा द्रविड़ का प्रभाव पड़ना कोई क्लिष्ट कल्पना की बात नहीं है। द्रविड़ भाषा का भी प्रभाव पड़ा। संबायांग सूत्र में अर्धमागधी की विशेषताओं का निरूपण करते हुए कहा है कि आर्य और अनार्य इस भाषा को अनुचित नहीं समझते हैं, अतः इसमें आर्य और अनार्य के प्रभाव मिश्रण को स्वीकार करना भी अनुचित नहीं है। जैसे कि देखिए आप इसमें एक सूत्र आया है कि भगवम चरण अद्दमागहिये भाषाई धम्मम आई खई साबियणम अद्दमागधी भास भाषिज्यमाणी तेसी सब्बेशिव आयरी आयरी मनारियाणम दुप्पय चौप म्यप आदि ये आया है। तो इसमें कहा भगवान महावीर अर्धमागधी भाषा में उपदेश देते थे। यह शांति, आनंद, सुखदायिनी भाषा आर्य अनार्य द्विपद
चतुष्पद, मृग, पशु, पक्षी और सरीसृपों के लिए उनकी अपनी अपनी बोली में परिणत कहा है कि परिणयमयी परिणत होती जाती थी। ये बात जो आप कह रहे थे ना पहले कि उनकी भाषा तो सबको अपनी अपनी भाषा में समझ में आ जाता, सर्वभाषात्मक हुआ करता था, हम उसको एक भाषा कैसे कहेंगे, तो परिणत होती चली जाती थी। और आपको बताऊं, ये जो ट्रांसलेटर मशीन का आविष्कार हुआ है, ये जैन धर्म सभाओं में जो समोसरण का कॉन्सेप्ट है और ये भाषा सर्वभाषात्मकता का कॉन्सेप्ट है, इसको ही पकड़ा है। इससे ही ट्रांसलेटर मशीन आदि का जो आविष्कार हुआ है, इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के हुआ है। मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ, बताइए। सही बोल रहे भैया। हाँ, सही बोल रहे हैं। सही है। तो ये जो सर्वभाषात्मक कॉन्सेप्ट था, अवधारणा थी तीर्थंकर प्रभु की, वो उस कॉन्सेप्ट को पकड़ा और उसके बाद में ये ट्रांसलेटर मशीन का आविष्कार के लिए मूल अवधारणा वहीं से ली गई है। तो ये सर्वभाषात्मकता की अवधारणा थी। अब इसके बाद में हम कहते हैं कि अर्धमागधी भाषा पर आर्येतर भाषाओं का भी प्रभाव पड़ा है, उसने सबको स्वीकार किया। और उदाहरणार्थ के ऊपर अगर हम देखें कि अर्य शब्द लिया जा सकता है और आर्य शब्द से प्राकृत में अय और अरिया शब्द निष्पन्न होंगे, तब यह अरिहा शब्द किस प्रकार बन गया? आर्य शब्द से स्वार्थिक का प्रत्यय जोड़कर आर्यक से अर्य या अरिया बन सकता है। पर अरिहा कैसे बन गया? विचार करने पर उक्त समस्या का समाधान मुंडा भाषा के स्वार्थिक हा प्रत्यय द्वारा हो जाता है कि मुंडा भाषा में का के स्थान पर अर्य का हा। तो वस्तुतः यहाँ आर्य भाषा का प्रत्यय नहीं बल्कि मुंडा का हा प्रत्यय है। तो उत्तरकालीन प्राकृत वैयाकरणों ने उक्त समस्या के समाधान हेतु का के स्थान पर हा प्रत्यय का विधान भी स्वीकार किया गया है। वहां का के स्थान पर जैसे कम कहा तो हम, वहां का के स्थान पर हाँ हम हो जाएगा, हम का कम हो जाएगा, कम से कर्म हो जाएगा। तो अगर ये प्रयोग मिले तो ये अर्धमागधी भाषा में जो प्रभाव आपने देखा, तो का के स्थान पर हा मुंडा भाषा के अंतर्गत आया। अब अर्धमागधी भाषा को ऋषि भाषिता भी कहा गया है, ऋषियों के द्वारा, और ये वैदिक भाषा के समान इसे भी प्राचीन माना जाता है। जैसी वैदिक भाषा प्राचीन है वैसे ही ये अर्धमागधी भाषा भी प्राचीन है। इससे बहुत से प्राचीन वैदिक रूप ध्वनि परिवर्तन के साथ सुरक्षित हैं। इसमें बहुत से प्राचीन वैदिक रूप ध्वनि परिवर्तन के साथ में इसमें सुरक्षित है। उदाहरण के हिसाब में देखिए कि भूतकाल में जुड़ने वाला इशुम प्रत्यय सकारात्मक लुंग लकार अन्य पुरुष वचन का विकसित रूप है। इसी प्रकार वैदिक प्रत्यय त्वामम का ह्रस्व रूप तूर्णम भी इसी भाषा में प्रचुर परिमाण में प्रयुक्त होता है। अगर हम देखें अर्धमागधी के घेपई रूप का संबंध भी छांदस धातु से ध्री जोड़ने पर उपयुक्त होता है। अब देखें उपयुक्त रूप में आधा पा और पा अब विस्तार के रूप में आया है। प्राकृत वैयाकरणों ने ग्रह के स्थान पर धेप आदेश कर घेपई रूप निष्पन्न कर दिया। वस्तुतः इसकी सहज निष्पत्ति ध्री धातु से की जा सकती है। आदेश वाली दूरी को कोड़ी बैठाने की आवश्यकता ही नहीं बैठती है इसमें। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अर्धमागधी का जो रूप गठन मागधी और सौर सैनी से ही हुआ है। और हार्नले नाम की विद्वान है, समस्त प्राकृत बोलियों को दो भागों में बांटा है। एक वर्ग को उसने सौरसेनी प्राकृत बोली और दूसरे वर्ग को मागधी प्राकृत बोली में डिवाइड कर दिया। और इन बोलियों में क्षेत्रों के बीचों बीच में उसने एक प्रकार की एक रूपरेखा खींची है, जो उत्तर में खालसी से लेकर बैराट और इलाहाबाद
और फिर वहां से दक्षिण को रामगढ़ होते हुए नौगढ़ तक की है। गियर्सन ने उक्त मत से सहमत होते हुए भी लिखते हैं कि जो रेखा खींची है उसके पास पास आते जाते सने सने ये दोनों प्राकृत आपस में मिल जाती हैं और इनका परिणाम यह हुआ कि इनके मेल से एक तीसरी बोली उत्पन्न हुई जिसका नाम अर्धमागधी पड़ा। तो यहाँ सौरसेनी और मागधी भाषा का मिला जुला रूप अर्धमागधी है, ऐसा इनका गिरियर्सन का कहना है। और इस कथन से निष्कर्ष ये निकलता है कि भाषा की सहज प्रवृत्ति के अनुसार अड़ोस पड़ोस की बोलियों के शब्द धीरे धीरे आपस में एक दूसरे की बोली में घुल मिल जाते हैं और उन बोलियों के भीतर इतना घर कर लेते हैं कि बोलने वाले यह नहीं समझ पाते कि किसी दूसरी बोली के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे कि आप देखते हैं, वर्तमान में देखें, कुछ हमारी हिंदी में अंग्रेजी के शब्द आने लगे कि नहीं आने लगे? हाँ जैसे टेक्नीशियन था ना, टेक्नीशियन को तकनीशियन कहने लग गए। क्या कहने लग गए? तकनीशियन कह रहे कि नहीं कह रहे? टेक्नीशियन को, टेक्नीशियन जो वो शब्द है उसको क्या बोल दिया गया? तकनीशियन। कि यार ये तकनीकी खराबी है। तो वो अब उसमें हमने अपनी हिंदी में, अब हिंदी और इंग्लिश का जो रूप नई नई भाषा बनेगी वो बनेगी हिंग्लिश। क्या बनेगी? इंग्लिश। इंग्लिश हो जाएगी, ना हिंदी बचेगी और ना ही इंग्लिश। दोनों का मिला जुला हम प्रयोग कई बार अपने आम व्यवहार में भी हम देखते कि नहीं देखते हैं कि कई शब्द ऐसे हैं जिन शब्दों का हम प्रयोग हिंदी और इंग्लिश का मिक्स वेज बना देते हैं। मिक्स वेज तो जानते होंगे आप लोग, जो उसमें मिक्स हो जाए उसको मिक्स वेज कह देते हैं। तो सभी सारी वनस्पतियों को मिला करके मिक्स बना देते हैं, मिक्स वेज हो जाता है। अब इसी प्रकार से सारी भाषाओं का मिला जुला रूप प्रयोग करने लग गए हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हम देखें तो सौरसेनी और मागधी के संयोग से अर्धमागधी बनी होगी। मार्कंडेय ने प्राच्य व्याकरण का सौरसेनी, प्राच्य व्याकरण सौरसेनी के समान बताया है। उनका मत है कि प्राच्या सिद्धि सौरसेन्या। यद्यपि मार्कंडेय ने प्राच्य की विशेषताओं पर प्रकाश नहीं डाला है, पर इतना स्पष्ट है कि प्राचीन समय में पूर्व की बोली मागधी और पश्चिम की बोली सौरसेनी कही जाती थी। जो पूर्व देश में बोली जाती थी वो कौन सी भाषा थी? पूरब की बोली मागधी और पश्चिम की जो बोली थी वो थी सौरसेनी। तो पूर्व देश में आप देखिए कि ये जो बिहार वगैरह आता है ये पूर्वांचल में है। तो पूर्वी क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? कौन सी बोली बोली जाती है पूर्वी क्षेत्र में? तो बोलते हैं मागधी। और पश्चिम में सौरसेनी कही जाती थी। अतएव जो अर्धमागधी में मागधी और सौरसेनी की प्रवृत्तियों का समन्वय पाया जाना युक्ति संगत इसमें कहा गया है। अब सौरसेनी भाषा के निकट ये अर्धमागधी थी और मागधी है, सो अर्धमागधी हो गई। अब हम देखें कि कहते हैं कि इसमें महाराष्ट्री भी इसमें मिश्रित हो गई आगे चल करके। तो एक क्रमदीश्वर है, एक विद्वान, उनने लिखा है कि अपने प्राकृत व्याकरण में अर्धमागधी का लक्षण बताते हुए कह रहे हैं कि महाराष्ट्री मिश्रार्ध मागधी। नई व्याख्या कर दी कि महाराष्ट्री प्राकृत का आर्ष प्राकृत के साथ सादृश्य ही कारण हो सकता है। वास्तव में यह जैन सूत्रों की अर्धमागधी और महाराष्ट्री के संयोग से उत्पन्न नहीं है, महाराष्ट्री के उससे उत्पन्न नहीं है। ये तो नाटकीय अर्धमागधी का स्वरूप हो सकता है। मतलब जो महाराष्ट्री भाषा है वो अर्धमागधी का आवाज नहीं स्वरूप। आ रही है। हेलो, जो आ गई मागधी, आवाज। हाँ, जो महाराष्ट्री भाषा है उस महाराष्ट्री भाषा के विषय में हम अगर देखते हैं
तो हमारे लिए ये चीजें समझ में आवेंगी। और वो कहते हैं कि अर्धमागधी भाषा यस्याम रसोलसी मागध्यामित्यादिकम मागध भाषा लक्षणम परिपूर्णम नास्ति। अर्थात अर्धमागधी वह भाषा है जिसमें मागधी के पूर्व लक्षण रकार और शकार के स्थान पर लकार और शकार नहीं पाए जाते। स्पष्ट है कि अभयदेव महाराज भी, अभयदेव जी भी कहते हैं अर्धमागधी का रूप मागधी मिश्र स्वर सैनी वो मानते हैं। पर इतना सत्य है कि मागधी की कृतियों में स्वर सैनी की ही है, उसकी प्रवृत्तियां लक्षण वैसे ही दिखाई देते हैं। वे नाटकीय स्वर सैनी के नहीं है जो नाटकों में उल्लेखित मिलती है, बल्कि जैन स्वर सैनी है। आकारांत शब्दों में कर्ता कारक एक वचन में ए प्रत्यय के समानांतर तो प्रत्यय भी पाया जाता है, और यह ओ प्रत्यय अर्धमागधी को मागधी की प्रवृत्ति से पृथक सिद्ध कर देता है। यद्यपि रकार के स्थान पर लकार डलयो रलयो रभेदा, ऐसा एक सूत्र है, डलयो रलयो रभेदा, डाला और इनमें अभेद है के स्थान पर शकार की प्रवृत्ति बच्चों, स्त्रियों और अशिक्षित व्यक्तियों की बोली में ही पाई जाती है। नाटकी मागधी जो नाटक है, नाटक जिनमें लिखे गए उनकी अगर मागधी की लक्षण कारणों की अगर हम बात कहें तो वो पात्र विशेषों की भाषा का सामान्यीकरण मागधी का लक्षण निर्दिष्ट कर दिया। ऋषि भाषित अर्धमागधी में पात्र विशेष की भाषा की अपेक्षा इसमें नहीं है, ना इसमें स्थानगत वैशिष्ट की संभावना है। वर्तमान में मगध अपभ्रंश से उत्पन्न बंगला भाषा को छोड़, क्योंकि मगध में जो बंगला भाषा बोली जाती है, मगध अपभ्रंश से उत्पन्न बंगला भाषा को छोड़कर अन्य किसी भी भाषा में शकार के स्थान पर शकार के व्यवहार का प्रचलन नहीं। बिहार की सभी आधुनिक बोलियों में भी तीनों ऊष्म ध्वनियों के स्थान पर प्रायः दंत्य ऊष्म सा ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। वहां वो सा ऊष्म में अगर देखें तो उसमें दंती तालब शा नहीं आता, मूर्धन्य भी नहीं आता, इसमें दंत शा का प्रयोग किया जाता है, सड़क वाला। अतएव मागधी के उक्त दोनों लक्षणों के ना रहने पर अर्धमागधी को मागधी नहीं कहा जा सकता। और इस प्रकार से ये जो है अकारांत शब्दों में प्रथमा विभक्ति एक वचन में ए के स्थान पर ओ और छांदस की का ध्वनि के स्थान पर गा ध्वनि का पाया जाना जैन स्वर सैनी के लक्षणों के अंतर्गत है। इतना ही नहीं, दो स्वरों के मध्यवर्ती असंयुक्त का के स्थान पर अनेक स्थानों पर गा तृतीय वर्ण का वर्ग के तृतीय वर्ग का तृतीय अक्षर का अनेक स्थलों में ता और या हो जाते हैं। तो जो स्वर सैनी की प्रवृत्तियां हैं के साथ अर्धमागधी में मागधी की कुछ ऐसी प्रवृत्तियां भी हैं जिनके कारण में मागधी का मिश्रण मानना नितांत आवश्यक हो जाता है। और कर्ता कारक एक वचन में ये प्रत्यय का होना तथा ऋरी में समाप्त होने वाले ऋतु के धातु के ता में ज्ञा का पाया जाना ऐसा लक्षण है जिनके कारण उसे मागधी के से सर्वथा पृथक नहीं किया जा सकता। तो अर्धमागधी भाषा के प्राचीन उल्लेख पर्याप्त रूप में हमें मिलते हैं। भरत ने अपने नाट्य शास्त्र में नाटक में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं का उल्लेख करते हुए प्राकृतों का निर्देश दिया है। कहा है, भरत मुनि भी कहते हैं कि मागध्य बंतिजा प्राच्या सूरसैन्यर्धमागधी वाल्मीकि दाक्षिणात्या च सप्तभाषा प्रकीर्तिता। अर्थात मागधी, अवंती, प्राच्या, सौरसैनी, वाल्हिका और दाक्षिणात्या के साथ अर्धमागधी भाषा विभिन्न देश वाले पात्रों की कथ्य भाषा होती है। उस भाषा में वो कह सकती है। भरत मुनि कह रहे हैं कि नाटकों में ऐसी ऐसी भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। तो भरत मुनि का समय अनुमान था ईसा पूर्व 300 माना जाता है
और अश्वघोतकृत सारी पुत्र प्रकरण के प्राप्त खंडित अंशों में गोभिल द्वारा प्रयुक्त भाषा को प्राचीन अर्धमागधी कहा है। संभवतः अश्वघोष के समय तक एक कवि हुए हैं अश्वघोष, तो उनके समय तक अर्धमागधी का प्रयोग साहित्य में होता था। संभवतः अश्वघोष जो थे के समय तक अर्धमागधी भाषा का, तो अगर हम देखें तो सारी पुत्र प्रकरण में प्राप्त अर्धमागधी भाषा के उद्धरण इतने अल्प हैं कि उनके आधार पर कोई विशेष सिद्धांत निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो इस प्रसंग में हम देखते हैं कि एक बात और उल्लेखनीय है कि प्राकृत के प्रसिद्ध वैयाकरण बररुचि ने महाराष्ट्री, पैशाची, सौरसेनी और मागधी इन 4 ही प्राकृत भाषाओं का निर्देश किया है। जो प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य बररुचि जी हैं, महाराष्ट्री प्राकृत, पैशाची प्राकृत, सौरसेनी प्राकृत और मागधी प्राकृत, इन 4 को ही स्वीकार किया है। बररुचि अर्धमागधी का उल्लेख नहीं करते। इनका समय ईसा सन 3री शताब्दी का माना गया बररुचि जी का। अतः बररुचि का अर्धमागधी के संबंध में मौन रहना खटकने वाली बात सी लगती है कि पूर्वाचार्य तो किया है। प्रत्येक अध्येता के मन में यह शंका उत्पन्न होती है कि जब भरत मुनि ने अर्धमागधी का उल्लेख किया इसके पूर्व में, तो बररुचि इसका अनुशासन करना कैसे भूल गए। तो कौन सी ऐसी बात है जिसके कारण वे अर्धमागधी का के संबंध में कुछ उन्होंने कहा ही नहीं। तो इसमें हम देखें संभवतः ऐसा रहा होगा कि बररुचि को नाटकीय साहित्यिक प्राकृतों का निर्देश करना अभीष्ट था। इसी कारण प्रमुख साहित्यिक भाषाओं का निर्देश कर शेषम महाराष्ट्रीवत लिखकर वे मौन हो गए। उन्होंने लिखा कि शेष भाषाएं जो हैं वो महाराष्ट्री भाषा के समान है। तो ये जो महाराष्ट्री भाषा है ये भी प्राकृत ही है। महाराष्ट्री प्राकृत जो आप आज वर्तमान की महाराष्ट्री भाषा में हम देखते हैं और पूर्व महाराष्ट्री रही है, तो वहीं से हम इसको मानेंगे। तो अब इसके बाद कहा उन्होंने कि 3री शताब्दी में अर्धमागधी का प्रयोग नाटकों में नहीं होता था। यद्यपि ज्येष्ठानाम राजपुत्राणाम श्रेष्ठी नांचर्धमागधी अर्थात दासों, राजपुत्रों और सेठों के द्वारा इस बोली का व्यवहार किया जाना चाहिए, ऐसा निर्देश दिया है, परंतु नाटकों में इस नियम का सर्वत्र पालन नहीं किया गया। लासन ने प्रबोध चंद्रोदय, मुद्रा राक्षस में अर्धमागधी की विशेषताएं दिखलाने की चेष्टा की है और मुद्रा राक्षस का जीव छपणक जिस भाषा का प्रयोग करता है वह अर्धमागधी से मिलती जुलती है। इसमें ओ के स्थान पर ए का प्रयोग किया जाता है। अतएव संक्षेप में ये कहें कि प्राचीन अर्धमागधी का व्यवहार जैन सुक्तागमों और उत्तरवर्ती अर्धमागधी का प्रयोग नाटकों में क्वचित होता था। अर्धमागधी ध्वनि तत्व, रूप तत्व, शब्द संपत्ति, अर्थ तत्व की से हम देखें तो प्राचीन सौरसेनी और प्राचीन मागधी का रूप मिश्रित है। तो इस प्रकार से अर्धमागधी नाम भी इस तथ्य का सूचक है कि इस भाषा के मागधी के आधे ही लक्षण वर्तमान में हमें देखने को मिलते हैं। शेष आधे लक्षण प्राचीन सौरसेनी में है। इन दोनों भाषाओं के मेल से निष्पन्न अर्धमागधी भाषा है और अर्धमागधी भाषा के ध्वनि परिवर्तन को हम आगे समझेंगे किस प्रकार से ये ध्वनि परिवर्तन होता है। इस विषय में भी हम आपको बताएंगे। नमस्कार सबके लिए। अगली कक्षा में भी आप उपस्थित हों इसी तरह जिस प्रकार से विगत कक्षाओं में उपस्थित हो रहे हैं। समझ में सबको आ रहा है ना इतिहास अर्धमागधी का? हाँ सर। ठीक है जी भैया। जी आ रहा ना? अर्चा, रिसु, स्मिता? भैया कल की क्लास अटेंड नहीं करी थी, महाराज जी के पास गई थी। अच्छा तो नमोस्तु कहिएगा उनको। नहीं बता कल दिया आज आ गई, वापस आ गई। कक्षा का बता दिया।